बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्थोपेडिक्स लेक्चर नंबर 3। आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट डिसलोकेशन। ठीक है, जॉइंट डिसलोकेशन। अब जॉइंट डिसलोकेशन में द मोस्ट कॉमन जॉइंट डिसलोकेशन इज शोल्डर जॉइंट। मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन वो कौन सी जॉइंट है? शोल्डर। शोल्डर जॉइंट। अगर सेकंड मोस्ट कॉमन वो पेटेला है। सेकंड मोस्ट कॉमन तो फिर वो पेटेला। ठीक है, अब जो भी जॉइंट डिसलोकेशन हो, जॉइंट डिसलोकेशन इज एवरी जॉइंट डिसलोकेशन इज डिफाइंड बाय द डिस्टल फाइनल पोजीशन ऑफ द डिस्टल फ्रेगमेंट। हम डिस्टल फ्रेगमेंट को देखेंगे। अगर डिस्टल फ्रेगमेंट पोस्टीरियर की तरफ है तो द डिसलोकेशन विल बी कंसिडर एज पोस्टीरियर डिसलोकेशन। डिस्टल फ्रेगमेंट अगर इंटीरियर की तरफ है तो इंटीरियर डिसलोकेशन। तो ये लिख रहे हैं, एवरी डिसलोकेशन is defined by the final position of distal fragment। इस कंडीशन में देखो, शोल्डर की जब डिसलोकेशन होती है तो शोल्डर ग्लिनाइड कैविटी से ये ह्यूमरस की हेड डिसलोकेट होते हैं। तो हम ह्यूमरस की हेड को देखेंगे। अगर वो इंटीरियर की तरफ है तो वो इंटीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियर की तरफ है तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन, इंफीरियर की तरफ है तो इंफीरियर डिसलोकेशन। सिंपल है। तो आप डिस्टल फ्रेगमेंट को देखेंगे, डिस्टल फ्रेगमेंट जिधर भी हो तो उससे आप डिफाइन करेंगे कि ये कौन सी डिसलोकेशन है। तो शोल्डर डिसलोकेशन, शोल्डर dislocation, head of humerus lost its articulation, head of humerus lost its articulation with glenoid cavity of scapula। Let's suppose this is scapula। ये क्या है? स्केपुला की ग्लिनाइड कैविटी और ये स्केपुला बोन है। तो अब ये जो ग्लिनाइड कैविटी है, इस ग्लिनाइड कैविटी में ह्यूमरस की हेड है। दिस इज द हेड ऑफ ह्यूमरस बोन। तो अब ग्लिनाइड कैविटी से ये डिसलोकेट हो जाए तो इसको कहते हैं शोल्डर डिसलोकेशन। अब शोल्डर डिसलोकेशन की हमारे पास टाइप कितने हैं? तो या तो इंटीरियर डिसलोकेशन होगी, इंटीरियर डिसलोकेशन। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है? इंटीरियर डिसलोकेशन। और ये एमसीक्यूज कर ले कि मोस्ट कॉमन कौन सी है? इंटीरियर डिसलोकेशन। ये पोस्टीरियर भी हो सकता है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियर डिसलोकेशन। और तीसरा है इंफीरियर डिसलोकेशन। इंफीरियर डिसलोकेशन को कहते हैं लग्जाशियो एरेक्टा, लग्जाशियो एरेक्टा। अब हमें किस तरह पता चलेगा? हम ह्यूमरस की हेड को देखेंगे। अगर ह्यूमरस की हेड इंटीरियर की तरफ है तो इंटीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियर की तरफ है तो पोस्टीरियर, और इंफीरियर डिसलोकेशन में नीचे की तरफ होगी।
ये प्रॉक्सिमल है और ये ह्यूमरस डिस्टल है, तो हम डिस्टल फ्रेगमेंट को देखेंगे। ठीक, अब इंटीरियर डिसलोकेशन में हमारे पास ये पेशेंट किस तरह प्रेजेंट होगी, तो एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट, एटीट्यूड, इसमें एबडक्शन होगी। एंड अगर इंटीरियर डिसलोकेशन है इस तरफ, अगर ये डिसलोकेट है ह्यूमरस इंटीरियर की तरफ, तो द आर्म विल बी abducted and external rotation, abducted and external rotation। इसमें क्या होगी, abduction प्लस एक्सटर्नल रोटेशन। जब ये ग्लेनाइड बोन इंटीरियर की तरफ इस तरह आ जाए तो फिर ये इस तरह ये हाथ होता है, एबडक्टेड एंड एक्सटर्नल रोटेशन। अब अगर पोस्टीरियर हो तो पोस्टीरियर में ये स्केपुला है, तो स्केपुला की बोनी प्रोजेक्शन है, इसका नाम है कोरोकॉइड प्रोसेस। तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर इंटीरियर डिसलोकेशन इज सब कोरोकॉइड, मोस्ट कॉमन साइट इसकी क्या है, सब कोरोकॉइड। ये स्केपुला की एक प्रोजेक्शन है, तो सब कोरोकॉइड इज मोस्ट कॉमन साइट। अब अगर हम एक्सरेज पे देखें और इंटीरियर डिसलोकेशन हो तो उसकी शेप नॉर्मल नहीं होगी, तो कंटूर इज लास्ट। कंटूर का मतलब है इसकी शेप, कंटूर इज लास्ट। ठीक, तीसरा फिर हम इसकी जो है रिडक्शन किस तरह वापस अपनी जगह पे किस तरह लाएंगे, तो रिडक्शन, रिडक्शन, तो इसके लिए जो टेक्निक है वो है कोकर टेक्निक, कोकर टेक्निक। अब देखो कोकर टेक्निक के लिए जो निमोनिक है वो है टीम, TEAM। पहले हम करेंगे ट्रैक्शन, ट्रैक्शन, फिर एक्सटर्नल रोटेशन, रोटेशन, फिर एडक्शन और फिर मीडियल रोटेशन। देखो ट्रैक्शन, इस बोन को हम इस तरह, ये इंटीरियर डिसलोकेशन है तो पहले तो ट्रैक्शन करें इस तरह, फिर ट्रैक्शन के बाद एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन के बाद फिर इस तरह करें एडक्शन, और एडक्शन के बाद मीडियल रोटेशन इस तरह, तो ये वापस अपनी जगह पे जाएगी। पहले ट्रैक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, फिर एडक्शन, फिर मीडियल रोटेशन, और इससे ये अपने पोजीशन पे वापस जाएगी। ट्रैक्शन मतलब पहले ये डिसलोकेटेड है तो हम इसको इस तरह करेंगे, इस तरह ट्रैक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, और फिर एक्सटर्नल रोटेशन के बाद एडक्शन इस तरह, और फिर मीडियल रोटेशन इस, ठीक है। तो ये कोकर टेक्निक है। अब पोस्टीरियर डिसलोकेशन में, पोस्टीरियर डिसलोकेशन, इसमें एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट विल बी एडक्शन। पोस्टीरियर जब जॉइंट डिसलोकेट हो जाए इस तरफ तो एडक्टेड होगी, इंटरनल रोटेशन होगी, तो एडक्शन, एडक्शन होगी प्लस इंटरनल रोटेशन, सिंपल। इसमें एक्सटर्नल रोटेशन है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन में इंटरनल रोटेशन। Posterior dislocation is usually seen in epileptic patient and electric shock patient। तो इन दोनों में सडन मसल की कंट्रैक्शन होती है, एपिलेप्सी में भी, इलेक्ट्रिक शॉक में भी, तो इसकी वजह से पोस्टीरियर डिसलोकेशन की चांसेस ज़्यादा है। अगर कोई पेशेंट पेनाटोइन लेते हैं तो इसका मतलब है इनको एपिलेप्सी है, तो द मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन वुड बी पोस्टीरियर डिसलोकेशन। पोस्टीरियर डिसलोकेशन की
एक्सरेस पे एक साइन होगी, उसका नाम क्या है? लाइट हाउस साइन, लाइट हाउस या इलेक्ट्रिक बल्ब साइन. द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस विल लुक लाइक लाइट बल्ब या लाइट हाउस. द अपर एंड the upper end of humerus will look electric bulb, इलेक्ट्रिक बल्ब या लाइट हाउस. तो लाइट हाउस कौन सी डिसलोकेशन में होगी? पोस्टीरियर डिसलोकेशन में. तो ये साइन होगी. अब इसके लिए फिर रिडक्शन किस तरह करते हैं? टू TIA, ट्रैक्शन, इंटरनल रोटेशन और एडक्शन. ट्रैक्शन और फिर इंटरनल रोटेशन और फिर एडक्शन, इस तरह. ठीक है, तो इससे ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन ठीक है. तो इसके लिए क्या है? पोस्टीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियर डिसलोकेशन, ये एक तो ट्रैक्शन काउंटर ट्रैक्शन से भी होता है. ट्रैक्शन और इस तरह वापस इसकी यूट्यूब पे वीडियो देखे कि किस तरह होता है. तो ट्रैक्शन काउंटर ट्रैक्शन, लेकिन ये इसमें TIA ट्रैक्शन, फिर ट्रैक्शन के बाद इंटरनल रोटेशन और रोटेशन के बाद एडक्शन. ठीक है. अब इंफीरियर डिसलोकेशन लैक्सेटिव एरेक्टा जो है, इसमें इस तरह हाइपर एब्डक्शन ऑफ द हैंड या सल्यूट पोजीशन, इस तरह. तो सल्यूट पोजीशन विल बी इन द, अब देखो जब ये हेड ऑफ ह्यूमरस नीचे की तरफ आ जाए तो हाथ इस तरह होगी, तो इसको कहते हैं हाइपर एब्डक्शन ऑफ द, हाइपर एब्डक्शन होगी. तो इसमें एटीट्यूड किस तरह होगी? हाइपर, अच्छा, इसमें हाइपर एब्डक्शन होगी. हाइपर एब्डक्शन या इसको हम कहते हैं सल्यूट पोजीशन, सल्यूट पोजीशन. इसकी रिडक्शन किस तरह करते हैं? सो रिडक्शन इज बाय, अब एब्डक्टेड हैंड है और इसकी ट्रैक्शन करें, एब्डक्टेड ट्रैक्शन विथ एब्डक्शन आर्म, ट्रैक्शन, ट्रैक्शन विथ एब्डक्टेड, तो फिर इससे ये इसकी रिडक्शन होगी. सिंपल. अगर हाइपर एब्डक्शन है और सल्यूट पोजीशन में है तो दैट इज इंफीरियर डिसलोकेशन. मोस्ट कॉमन इंटीरियर डिसलोकेशन है. द मेथड फॉर दिस इज कोकर टेक्निक. स्टेमसन टेक्निक का वो है, लेकिन वो दैट इम्पोर्टेंट नहीं है. अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन की कॉम्प्लिकेशन. इसकी ग्रुप में पिक्चर शेयर करते हैं. अच्छा, कॉम्प्लिकेशन, शोल्डर जॉइंट की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? एक तो इसकी कॉम्प्लिकेशन रिकरेंस, जब एक बार डिसलोकेट हो जाए तो फिर बार बार इसकी तो रिकरेंस. तो मोस्ट कॉमन क्या है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वो है रिकरेंस. तो फिर बार बार ये होता है. अब
अगर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एक्यूट पूछा जाए जो सडन हो, मोस्ट कॉमन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, तो वो एक्सिलरी नर्व इंजरी, नर्व इंजरी। इससे बहुत से एमसीक्यूज आपके कवर होंगे। एक्सिलरी नर्व की जब इंजरी हो जाए तो एक्सिलरी नर्व को एक तो इसकी सेंसरी इनर्वेशन है, दूसरा मोटर इनर्वेशन। ये लेट कॉम्प्लिकेशन, रिकरेंस तो बात 1 महीने 2 महीने जब भी हो जाए तो ये लेट कॉम्प्लिकेशन है। सडन या एक्यूट कॉम्प्लिकेशन इसकी एक्सिलरी नर्व इंजरी है, इसकी डिस्लोकेशन से एक्सिलरी नर्व को डैमेज हो सकता है। अब एक्सिलरी नर्व जब डैमेज हो जाए तो एक तो ये डेल्टॉइड मसल को इनर्वेट कर देती है, डेल्टॉइड। अब डेल्टॉइड मसल्स का काम है एबडक्शन कराना, एबडक्शन तो फिर क्या होगी, वो नॉट एबडक्ट बिटवीन 15 टू 90 डिग्री, ये याद रखें। 15 डिग्री से लेकर 90 डिग्री एबडक्शन कराता है डेल्टॉइड मसल, ठीक। तो एक तो ये मसला होगी डेल्टॉइड, दूसरा जो है तो वो टीरीस माइनर मसल भी ये इनर्वेट कर देती है, तो टीरीस माइनर। अब टीरीस माइनर की वजह से एक्सटर्नल रोटेशन वीक होगी, तो एक्सटर्नल रोटेशन वीक, सिंपल है। अब सेंसरी इनर्वेशन, ये अपर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म को सेंसरी ये इनर्वेट कर देती है, तो सेंसरी इनर्वेशन विल बी लॉस इन द अपर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म, इसको कहते हैं रिजिमेंटल बेच साइन। इसकी सेंसरी इनर्वेशन क्या है, सेंसरी अपर lateral aspect of arm will last, इसको कहते हैं रिजिमेंटल बेच साइन। ठीक, अच्छा, ये तो था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर बेंकाट लीजन, बेंकाट लीजन, बेंकाट लीजन। अब लेट्स सपोज दिस ग्लिनाइड क्यूविटी ऑफ द स्केपुला, ये क्या है, ग्लिनाइड क्यूविटी है। अब ग्लिनाइड क्यूविटी से कार्टिलिजिनस रिंग है, इससे इस तरह कार्टिलिजिनस रिंग है, ये कार्टिलिजिनस रिंग, रिंग ऑफ कार्टिलेज, इसको कहते हैं लेब्रम, ठीक है। अब देखो, जब ये हेड ऑफ ह्यूमरस डिसलोकेट होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस, तो ये इस लेब्रम को डैमेज कर सकता है, ये डिटैच कर सकता है ना, तो द डिटैचमेंट ऑफ द इंटीरियर इंपीरियल लेब्रम फ्रॉम इट इन द ग्लिनाइड क्यूविटी इज कॉल्ड बेंकाट लीजन, ठीक। बेंकाट लीजन क्या है, डिटैचमेंट ऑफ इंटीरियर इंपीरियर लेब्रम ऑफ ग्लिनाइड। लेब्रम इज नथिंग बट इट इज द कार्टिलेजिनस रिंग, और ये इस ग्लिनाइड क्यूविटी से इर्द गिर्द इस तरह है, जो ये हेड ऑफ ह्यूमरस को अपनी पोजीशन में रखा है, तो जब ये डिसलोकेट होता है तो लेब्रम को भी डिटैच कर सकता है, जब लेब्रम डिटैच करे तो इसको कहते हैं बेंकाट लीजन। अब तीसरा ये भी हो सकता है कि जब ये डिसलोकेशन के दौरान अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस की फ्रैक्चर हो जाए, कंप्रेशन फ्रैक्चर, इसको कहते हैं हेल्सेक लीजन,
तो पोर नंबर क्या है? हिल सेक लेजन। compression fracture of the upper compression fracture of upper end humerus। ठीक है, अब इसके इर्द गिर्द, इस जॉइंट के इर्द गिर्द कैप्सूल है, तो इस कैप्सूल की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर भी। तो इसकी वजह से क्या होगी? स्टेप शोल्डर रोटेशन के दौरान क्या होगी? पेन। तो स्टेप शोल्डर या फ्रोजन शोल्डर तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। मतलब जब भी शोल्डर डिसलोकेट हो जाए तो इसको कहते हैं शोल्डर डिसलोकेशन। इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रिकरेंस है, लेकिन ये लेट है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन उसकी एक्सिलरी नर्व इंजरी है। एक्सिलरी नर्व को डेल्टाइड को सप्लाई कर देती है, तो फिर बंदा एडक्शन तो कर सकेगी, लेकिन 15 डिग्री तक, 15 से 90 डिग्री तक फिर वो एबडक्शन नहीं कर सकते। अब टीरीस माइनर भी ये इनर्वेट कर देती है, तो एक्सटर्नल रोटेशन वीक होगी। सेंसरी इनर्वेशन, ये अपर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म को इनर्वेट कर देती है, तो द अपर लेटरल एस्पेक्ट सेंसरी इनर्वेशन लॉस होगी, इसको कहते हैं रिजिमेंटल बेज साइन। अब ये लेब्रम की जब डिटैचमेंट हो जाए इस डिसलोकेशन के साथ, तो इसको बेंकार्ट लीजन कहते हैं। और अगर इस डिसलोकेशन के दौरान ये कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ द अपर एंड ऑफ ह्यूमरस हो जाए, तो इसको कहते हैं हिलसेक लेजन। और स्टेप शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर हो सकती है। अच्छा, कुछ सिनारियो अब फर्स्ट नंबर जो है, if a patient has problem in the abduction, problems number 1, a patient presented to you with the complaint of abduction, वो एबडक्शन नहीं कर सकते, तो क्या मसला होगी? एबडक्शन में मसला क्या होगी? सुप्रा स्पाइनेटस मसल, सुप्रा स्पाइनेटस tearing of supraspinatus muscle can lead to abduction। अब ये एबडक्शन अगर दूसरा पेशेंट है उसको भी मसला है, कैन इनिशिएट एबडक्शन, बट कैन नॉट एबडक्ट बियॉन्ड 15 to 90 डिग्री। तो इसमें क्या मसला होगी? डेल्टॉइड मसल। तो इसमें मसला है डेल्टॉइड। अब पहले तो ये याद रखें कि हमारे पास रोटेटर कप की मसल कौन कौन सी है? रोटेटर कप के लिए जो निमोनिक है वो है सिट्स, SITS। सुप्रास्पाइनेटस, इन्फ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर और एस्पार सबस्किपुलेरस। मतलब रोटेशन इन मसल की वजह से होती है। द रोटेटर कप मसल सिट्स सुप्रास्पाइनेटस, इन्फ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्किपुलेरस। अब
तीसरा पेशेंट इस तरह है, इसमें भी पेनफुल एबडक्शन है, पेनफुल एबडक्शन, पेनफुल एबडक्शन बिटवीन 60 डिग्री टू 120 डिग्री। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इस कंडीशन को कहते हैं पेनफुल आर्क सिंड्रोम, पेनफुल आर्क सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। अब इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, पेनफुल आर्क सिंड्रोम, पेनफुल ये आर्क है, मतलब 60 और 120, 60 डिग्री से कम एबडक्शन में भी पेन नहीं होती और 120 के बाद भी, सिर्फ एन के बीच में पेनफुल आर्क, पेनफुल आर्क मतलब सिर्फ इस आर्क में ये पेन होती है। ये होता क्यों है? अगर कंप्लीटली एबडक्शन नहीं कर सकते हैं तो द कंप्लीट टीयरिंग ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस मसल, इसमें क्या होगी? कंप्लीट टीयर, इसमें क्या होगी? कंप्लीट टीयर। अब इसमें क्या होगी? पार्शियल टीयर ऑफ सुप्रास्पाइनेटस, मतलब ये तो 60 डिग्री तक कर सकता है, 120 के बाद भी पेन नहीं है, तो पार्शियल टीयर ऑफ सुप्रास्पाइनेटस, पार्शियल टीयर ऑफ सुप्रास्पाइनेटस या टेंडिनाइटस है, और या टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो गई है, टेंडिनाइटस, और या कैल्सिफिकेशन। ठीक, तो एबडक्शन की, अगर एबडक्शन को इनिशिएट कर सकता है 15 डिग्री तक, 15 डिग्री के बियॉन्ड नहीं कर सकते, डेल्टॉइड मसल में मसला है। अगर बिल्कुल इनिशिएट भी नहीं कर सकता एबडक्शन तो सुप्रास्पाइनेटस मसल में मसला है, और पेनफुल एबडक्शन है बिटवीन द 60 टू 120 डिग्री, तो दैट वुड बी पार्शियल टीयरिंग ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस मसल। फोर्थ नंबर जो है तो वो मसला है किस चीज़ में? इंटरनल रोटेशन, इंटरनल अच्छा, इंटरनल रोटेशन किस चीज़ की वजह से होती है? इंटरनल रोटेशन में जब भी प्रॉब्लम हो तो ये होता है सबस्केपुलेरस की वजह से, सबस्केपुलेरस, द टीयरिंग ऑफ सबस्क्लिप टीयर, इसकी टीयर की वजह से सबस्केपुलेरस या पेनफुल इंटरनल रोटेशन है, तो फिर किस चीज़ की वजह से है? फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। पेनफुल इंटरनल रोटेशन है, पेनफुल इंटरनल रोटेशन, तो फिर क्या होगी? एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर का मतलब है स्टेप शोल्डर, अगर शोल्डर स्टेप है तो फिर इंटरनल रोटेशन करना मुश्किल होगी। अच्छा, तीसरा फिफ्थ नंबर जो है वो एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन के लिए जो मेन मसल है वो है इंफ्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, और दूसरा ये मेन मसल है, और दूसरा क्या है? टेरिस माइनर। ठीक है, तो ये सिनारियो है। अच्छा, और एडक्शन हो तो एडक्शन में मोस्टली जो मसल इन्वॉल्व होता है वो पेक्टोरियस मेजर मसल। अच्छा, फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस,
शाफ्ट मतलब ये बोन, लेट्स सपोज दिस इज बोन, तो ये पार्ट जो है इसको शाफ्ट कहते हैं, डायापिसिस को शाफ्ट कहते हैं। ये पार्ट क्या है, ये शाफ्ट है। तो अगर शाफ्ट में फ्रैक्चर हो जाए तो द मोस्ट कॉमन नर्व टू बी इंजरी वो कौन सी है? द नर्व इन्वॉल्व इज, कौन सी नर्व इसमें डैमेज होगी? ये रेडियल नर्व, यस, रेडियल नर्व। रेडियल नर्व की फंक्शन क्या है? पहले रेडियल नर्व की पोर फंक्शन है, ये तो आपको लाजिमी याद होना चाहिए। इसकी फंक्शन पहला नंबर, पहला एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, एल्बो के बाद फिर क्या आता है? रेस्ट, तो एक्सटेंशन ऑफ रेस्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेस्ट। और इसके बाद क्या है? फिंगर, तो एक्सटेंशन ऑफ फिंगर, एक्सटेंशन ऑफ फिंगर। और फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर जो है वो है सेंसेशन ऑफ डोर्सम ऑफ हैंड, डोर्सम ऑफ हैंड। ये डोर्सल ऑफ द हैंड को, ये भी सेंसरी जो इनर्वेशन है वो रेडियल नर्व के पास है। तो इस सिंपल याद रखे, एल्बो है तो एल्बो के बाद रेस्ट है, रेस्ट के बाद फिंगर है, और इन तीनों की एक्सटेंशन कौन कराता है? रेडियल नर्व। और सेंसरी इनर्वेशन ऑफ द डोर्सम ऑफ द हैंड कौन कराता है? रेडियल नर्व। अब ये हमारे पास क्या है? ये बोन है ह्यूमरस बोन, तो ये हेड है ह्यूमरस की, ये मीडियल एपिकोंडाइल है, लिटरल एपिकोंडाइल, और बीच में ओलेक्रोनॉन प्रोसेस। अब ये लेट सपोज दिस इज रेडियल बोन, रेडियल नर्व्स, ये क्या है? रेडियल नर्व। और रेडियल नर्व फिर इस तरह आ गई है, रेडियल नर्व इस तरह आ गई है। अब ये डिवाइड, फिर ये डिवाइड हो गया है दो में इस तरह, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व एंड एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये एक्जिला है, ये एक्जिला है। अगर एक्जिला में रेडियल नर्व की इंजरी हो जाए इन द एक्जिला, यहाँ पे इंजरी हो गई है, हियर इट इज इंजरी, इंजरी, ये क्या है? रेडियल नर्व है। रेडियल नर्व, रेडियल नर्व की एक्जिला में इंजरी हो जाए तो इसको कहते हैं क्रच पाल्से, इसको कहते हैं क्रच पाल्से। क्रच पाल्से is nothing but all this extension of the elbow, extension of wrist, extension of finger, sensation of all the four function will be lost. तो क्रच पाल्से में क्या होगी? all four function will be lost. सिंपल है। अब कभी कभार इस तरह ये फ्रैक्चर इस तरह होती है, स्पाइरल शेप, इस तरह स्पाइरल शेप, इस तरह ये फ्रैक्चर होते हैं इस बोन में, तो इसकी वजह से तो ये मिड लाइन यहाँ पे ये फ्रैक्चर होगी। लेट सपोज हियर यहाँ पे फ्रैक्चर है, जब मिड लाइन या शाफ्ट ऑफ द रेडियस में फ्रैक्चर हो जाए तो इसकी वजह से ये रेडियल नर्व इंजर हो सकता है। तो इसको कहते हैं क्या? सिचरडे नाइट पाल्से, सिचरडे नाइट पाल्से। सिचरडे नाइट पाल्से एंड क्रच पाल्से इज सेम, बट इसमें एक्सटेंशन ऑफ एल्बो वीक होती है, बाकी तीन लास। फंक्शन 1 will be weak and all other
3 लास्ट। तो ये है सिचरडेनाइट पाल्स है। अब देखो मतलब, अच्छा एक तो देखो, मतलब जिस तरह ये एक तो एल्बो तक नज़दीक है, तो इंजरी जब एक्जिला में हो तो एक्जिला की वजह से ऑल फोर फंक्शन लॉस होते हैं। और रीडियल नर्व की जब इंजरी मिड या शाफ्ट ऑफ द रीडिस में हो जाए तो फिर ये कमज़ोर होता है, फंक्शन विल बी वीक, लॉस होता है लेकिन वीक एज कंपेयर टू द क्रच पाल से। अब अगर नीचे आ जाए इस पे, यहाँ पे हमारे पास लेटरल की तरफ रीडियस बोन है और मीडियल की तरफ अल्नर बोन है। तो ये है क्या, ये है और ये है अल्नर बोन, ठीक है। कभी कभार इस तरह होता है कि ये इस बोन की फ्रैक्चर होती है, इस बोन की क्या होती है, फ्रैक्चर। इस बोन की अल्नर बोन, ये अल्ना है, तो अल्नर फ्रैक्चर। अगर ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है, अगर प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर हो जाए तो फिर ये इस तरह, लेट सपोज, तो फिर ये अब ये इसको डिसलोकेट कर सकता है द हेड ऑफ द रेडियस। ये जब इसकी फ्रैक्चर हो जाए तो ये रेडियस ऑफ द हेड को डिसलोकेट कर सकता है। और यहाँ पे कौन सी नर्व है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, इसको कहते हैं पोस्टीरियर इंट्रोशियस, का मतलब है एंटेरो, का मतलब है बीच में, ओशियस ओसिफिकेशन बोन, दो बोन के दरमियान क्या है, एंटीरो इंट्रोशियस, इंट्रोशियस नर्व, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, और ये एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व है। अब इस फ्रैक्चर को कहते हैं मोन्टीजिया फ्रैक्चर, इसको कहते हैं मोन्टीजिया फ्रैक्चर। मोन्टीजिया फ्रैक्चर में लिख ले, द प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर ऑफ द अल्ना इन द डिसलोकेशन ऑफ द रेडियस हेड। प्रॉक्सिमल अल्ना, अल्ना प्रॉक्सिमल अल्ना फ्रैक्चर, और इसकी वजह से क्या होगी, डिसलोकेशन ऑफ रेडियस हेड, रेडियस हेड। और इसकी वजह से क्या होगी, एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व इंजरी। और पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व क्या करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ द फिंगर, एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स, so it will be weak or paralyzed, सिंपल है। कभी कभार इस तरह होता है कि ये फ्रैक्चर रीडियस के होते हैं, रीडियस फ्रैक्चर, लेट्स सपोज, अब ये रीडियस की फ्रैक्चर है, और अगर रीडियस में फ्रैक्चर हो जाए और ये रीडियस की फ्रैक्चर हो जाए और ये डिसलोकेट करे, लेट सपोज इसको, और ये डिसलोकेट कर रहे अल्नो रीडियल जॉइंट, इसको कहते हैं ग्लाजी फ्रैक्चर। ये तो मैंने मतलब सही नहीं ड्रा किया, चलो ठीक है। तो अब इसने क्या किया, अल्नो रीडियल जॉइंट, रीडियस फ्रैक्चर, अल्नर, रेडियो अल्नर, रेडियो अल्नर जॉइंट डिसलोकेशन।
इसको कहते हैं गिलेजियर फ्रैक्चर। इसकी वजह से पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व डैमेज तो हो सकता है बट नॉट लेस कॉमन। तो इसको कहते हैं गिलेजियर फ्रैक्चर। सिंपल है। रीडियल, अच्छा दोबारा, रीडियल नर्व इस तरह है। रीडियल नर्व का काम है एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, एक्सटेंशन ऑफ रेस्ट, एक्सटेंशन ऑफ फिंगर एंड डोर्सम ऑफ द हैंड की सेंसेशन। अगर ये एक्सिलरी रीजन में इंजर हो जाए तो क्रच पाल से ऑल फोर फंक्शन विल बी लॉस। अगर मिड ऑफ द शाफ्ट में ऑफ द ह्यूमरस में ये इंजर हो जाए सिचरडेनाइट पाल से, फंक्शन 1 विल बी वीक, मतलब एक्सटेंशन ऑफ एल्बो वीक होगी और बाकी फंक्शन लॉस होगी। अब कभी कभार अल्ना की फ्रैक्चर होती है, कभी रीडियस की। अगर अल्ना की फ्रैक्चर हो जाए और ये रीडियस की जॉइंट को डिसलोकेट करे, इसको कहते हैं मोंटिजिया फ्रैक्चर। और रीडियस की हो जाए अल्ना की जॉइंट को डिसलोकेट करे तो इसको कहते हैं ग्लेजियर फ्रैक्चर। तो मोंटिजिया फ्रैक्चर में पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व की इंजरी होता है, और पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व की जब इंजरी हो जाए तो इसकी वजह से एक्सटेंशन ऑफ फिंगर विल बी वीक या इसकी पैरालिसिस होगी। इंटीरियर नट, इसमें ज़्यादातर इसमें डैमेज नहीं होते। अच्छा, अच्छा, तो फंक्शन विल बी लॉस्ट, ओके साइन विल दो। आप पेशेंट को बताए कि ओके साइन बनाए, इस तरह वो ओके साइन नहीं बनाएगी जब इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व डैमेज हो जाए। अच्छा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ एल्बो। कभी कभार लेटरल एपिकोंडाइल की इन्फ्लेमेशन होती है, कभी मीडियल एपिकोंडाइल। तो लेटरल एपिकोंडाइल एपिकोंडाइलिटिस, लेटरल एपिकोंडाइल की जब इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको कहते हैं टेनस एल्बो। टेनस एल्बो, जो टेनस प्ले कर देते हैं तो उसमें ये इन्फ्लेमेशन ज़्यादातर होती है, तो इसको इसलिए टेनस एल्बो कहते हैं। टेनस एल्बो। द टेस्ट फॉर टेनस एल्बो इज कूजन टेस्ट। कूजन टेस्ट में इस तरह रेस्ट को इस तरह कर देते हैं, और फिर एग्जामिनर इसको इसकी जो रिजेस्ट कर देता है इसकी एक्सटेंशन को, इस तरह रखते हैं और उसको बताए कि एक्सटेंशन करे। तो फिर लेटरल एपिकोंडाइल में क्या होगी, पेन होगी और पाल्पेशन होगी, इसको कूजन टेस्ट कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि लेटरल एपिकोंडाइलस कोंडिलाइटिस को टेनस एल्बो कहते हैं। मीडियल एपिकोंडिलाइटिस, मीडियल एपिकोंडिलाइटिस, मीडियल एपिकोंडिलाइटिस को कहते हैं गोल्पर्स एल्बो, गोल्पर एल्बो। अब इसके लिए गोल्पर एल्बो टेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, ये आप YouTube पे देख ले कि किस तरह ये टेस्ट कर देते हैं। तीसरा नंबर जो है वो जेवेलिन थ्रो, जो जेवेलिन को थ्रो कर देते हैं तो ये उन लोगों में ज़्यादातर होते हैं। तो जेवेलिन थ्रोअर एल्बो, जेवेलिन थ्रोअर एल्बो। तो जेवेलिन थ्रोअर एल्बो में तो यूनिलेटरल, अच्छा, अल्नर कोलेटरल, अल्नर कोलेटरल लेगामेंट ऑफ एल्बो की डैमेज होती है, लेगामेंट ऑफ एल्बो।
लिगामेंट ने बोन और बोन को एक दूसरे के साथ अटैच किया है। अगर अर्न कोलेटरल लिगामेंट की इसकी इंजरी हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? जेवेलिन थ्रोवर एल्बो। अच्छा, सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर की एसक्यू 95% है तो वो एक्सटेंशन टाइप है। मोस्ट कॉमन टाइप is extension type. The distal fragment will be seen in the extension portion, extension area. हम distal fragment को देखेंगे तो distal fragment कहाँ पे होगी? distal fragment extension side पे होगी, मतलब इस साइड पे। ये तो proximal है। अच्छा, ये तो flexion side है और ये extension है। इसकी जो क्लासिफिकेशन है तो वो गार्लैंड क्लासिफिकेशन, गार्टलैंड क्लासिफिकेशन। अब गार्डलैंड क्लासिफिकेशन इस तरह है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में लेट्स सपोज दिस इज ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस बोन। अगर ये इसमें फ्रैक्चर है, इस तरह इसमें फ्रैक्चर है बट नॉट डिस्प्लेस्ड, इसको कहते हैं टाइप 1, नॉट डिस्प्लेस्ड, नॉट डिस्प्लेस्ड। ठीक है। अब दूसरा फ्रैक्चर इस तरह है, ये टाइप 1 है। अब लेट्स सपोज दूसरा फ्रैक्चर है इस तरह, तो ये क्या है? डिस्प्लेस्ड बट इंटैक्ट पोस्टीरियर कॉर्टेक्स। तो अब ये डिस्प्लेस है लेकिन पोस्टीरियर कॉर्टेक्स अभी भी अटैच है। और तीसरा ये टाइप 2 है और टाइप 3। अब इसमें क्या होगी? इसमें डिस्प्लेस्ड, तो अब ये डिस्प्लेस्ड है। डिस्प्लेस्ड, ठीक है। क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर इज ब्रेकियल आर्टरी इंजरी। कॉम्प्लिकेशन सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, इसकी कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट नंबर जो है तो मोस्ट कॉमन इज brachial artery injury, artery injury। most common nerve injury, that would be anterior interosseous nerve, anterior interosseous nerve।
एंट्रोशियस नर्व, इंटीरियर एंट्रोशियस नर्व। अब इंटीरियर एंट्रोशियस पेशेंट को बताए कि ओके साइन बनाए, अगर ओके साइन नहीं बना सकते तो व्हाट इंटीरियर एंट्रोशियस नर्व की क्या होगी, डैमेज। ओके साइन, ठीक है। तो इसमें कौन सी साइन होगी, ओके साइन। अच्छा, इसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम 1 2 3, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। मसल है, मसल के बाद पीशिया है, और पीशिया ने अपने एक ख़ास जगह पे ये मसल को टाइट रखा है। कभी कभार अगर मसल में ब्लीडिंग हो जाए, जो भी हो कंडीशन, और इसकी वजह से इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाए, इंटरनल मसल की कंपार्ट में प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो इसको कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इंक्रीज प्रेशर विद इन द क्लोज्ड कंपार्टमेंट ऑफ द मसल, इंक्रीज प्रेशर compartment of muscle। अब इट कैन लीड टू इस्कीमिया, तो उसकी वजह से इस्कीमिया, अच्छा, तो इट कैन लीड टू, कैन लीड टू इस्कीमिया। इसमें क्या होगी, तो इसके लिए 5P से याद रखें, 5P। पी पार एक, जब ब्लड फ्लो कम हो जाए तो पेलर, ठीक है। दूसरा, इसमें सवियर पेन होगी तो पेन। तीसरा, पल्स लेस। 4 नंबर पेरेस्थीजिया, एक है एनेस्थीजिया, दूसरा अपोजिट इसके है पेरेस्थीजिया। अगर इसको टच करे तो ज़्यादा पेन होगी, तो पेरेस्थीजिया। और 5 नंबर है पैरालिसिस। तो ये है। अब इसके लिए ट्रीटमेंट, कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट। ये पीशिया है तो पीशिया को कट करेंगे, और इसकी जो प्रेशर है वो क्या कम करेंगे, तो पीशियाक्टोमी, Physiotomy is the procedure done for compartment syndrome। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में मसल के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर कम करने के लिए हम पीशिया को कट करेंगे और मसल की प्रेशर को, टू रिलीव द इंक्रीज प्रेशर। ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए कराया जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है?